बहुत बहुत स्वागत लेके हाजिर है प्रोग्राम इमिग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप। चेतावनी है सारे चढ़ती कला होंगे एक बार फिर तो जुड़ गए हैं वसन ओवरसीज तो प्रदीप जी दे नाल। तो बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। थैंक यू जी, थैंक यू। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੂਪ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕਮਾਤਰ ਐਸਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਚਾਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ परिस्थिति है ना उत्थे। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ ਵੀ रिजेक्शन ना आवे साडी ऑस्ट्रेलिया। देखिए, पहली बात तो ये एक बहुत बड़ा मिथ भी है। कहीं हाई कमीशन ने नहीं लिखा कि भाई एक बार से आप अगर आप रिफ्यूज हो जाते हैं तो दोबारा आप फाइल नहीं लगा सकते। बट यस, एजुकेशन प्रोवाइडर दोबारा चांस नहीं देते। बहुत कम एजुकेशन प्रोवाइडर है दोबारा चांस देते हैं। रीजन क्या है कि हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर, चाहे वो यूनिवर्सिटी है चाहे कॉलेज है, उसको असेसमेंट लेवल मिला है। असेसमेंट लेवल मतलब आप कह सकते हो लेवल 1 का मतलब है लो रिस्क, 2 का मतलब है मीडियम रिस्क और 3 का मतलब है हाई रिस्क। कोई भी एजुकेशन प्रोवाइडर, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज अपने आप को 2 या 3 में नहीं देखना चाहता। और ये 2, 3 और 1 का जो पैरामीटर है हर 6 महीने बाद चेंज होता है। और इसके पीछे जो रीजंस होते हैं वो होते हैं कि भाई कितना अच्छा सक्सेस रेट रहा। अगर आपका वीजा सक्सेस रेट, स्टडी परमिट अगर आपके अप्रूव होते रहे तो आपका असेसमेंट लेवल मेंटेन रहेगा। अच्छा रखते हो तो आप 3 से 1 पे भी आ सकते हो, 2 से 1 पे भी जा सकते हो। अगर आपका सक्सेस रेट गिरा तो आपका असेसमेंट लेवल 1 से 2 और 2 से 3 भी जा सकता है। दैट्स द रीजन एवरी एजुकेशन प्रोवाइडर, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, वो चाहते हैं कि भाई उसके पास जेन्युइन स्टूडेंट आए, जीटी क्लियर करके आए, जेन्युइन टेम्परेरी इंटरेंट। तो मैं चाहूंगा हर एक स्टूडेंट को कि इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं हो रही, या हर एक वो बच्चा जो रियली इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन लेने के लिए, उसके लिए ये शो है। अगले 10 मिनट 5 मिनट जब तक ये चलेगा, बड़े ध्यान से इसको सुने और जो मैं बता रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका स्टडी करने का सपना ऑस्ट्रेलिया में पूरा हो सकता है। ठीक है जी। जीटी क्लियर करना बड़ा टास्क है साडे लिए। जीटी क्लियर करन च केड़े-केड़े पैरामीटर्स ने जिन्हां ते फोकस होना। देखिए, जीटी स्टैंड फॉर जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट। राइट। इसमें पहली बात तो यूनिवर्सिटीज ही अपने लेवल पे सारी जीटी चेक करती है और जीटी चेक होने के बाद बच्चे को अगला प्रोसेस होता है। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहले जीटी यूनिवर्सिटी ही देखती है जिसमें एकेडमिक आते हैं, ठीक है, बच्चे का फंड्स देखे जाते हैं, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या स्पॉन्सर है उसकी एनुअल इनकम देखी जाती है, बच्चे के खुद के रिसर्च, ठीक है, उसकी इमिग्रेशन हिस्ट्री, कोर्स रिलेवेंट लिया है या नहीं लिया है, ठीक है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन ली है नहीं ली है, ये सारी चीजें देखी जाती है। यूनिवर्सिटी के बाद जब ये सेटिस्फाई हो जाती है, कुछ यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी विदाउट इंटरव्यू भी बच्चे को आगे फर्दर प्रोसेस के लिए ग्रीन सिग्नल दे देती है। मतलब आप फी पे करो और अपनी सीओई ले लो। सीओई लेने के बाद जब नेक्स्ट स्टेप आता है, फाइल लॉज हो जाती है। लॉज होने के बाद अगला फिर अगेन यूनिवर्सिटी इस चीज को रिफाइन करती है कि पहले तो यूनिवर्सिटी ने रिफाइन किया चीज को, फिर एम्बेसी रिफाइन करती है कि भाई ये बच्चा एलिजिबल है या नहीं है, इस बच्चे को स्टडी परमिट अप्रूवल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि अगर जीटी प्रोसेस को अगर आप समझ लेंगे तो आपका ऑस्ट्रेलिया में जो स्टडी करने का सपना है पूरा हो सकता है। अब देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं जरूरी नहीं कि हर एक चीज आपको वेबसाइट पे मिलेंगी, लेकिन पैरामीटर्स हैं, वो देखना चाहते हैं कौन कौन सी ये चीजें स्टूडेंट्स हैं जो मतलब इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं पैरामीटर्स को, तो उसको वो इन कर लेते हैं तो या इन कर लेते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। जैसे बच्चे ने 10th कब की है, उसका बोर्ड कौन सा है, खासकर सीबीएसई आईसीएसई को ये लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इवन के स्टेट बोर्ड से भी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे निकलते हैं, लेकिन दे गिव द प्रायोरिटी टू द सीबीएसई आईसीएसई एंड स्टेट बोर्ड। अगर साउथ के हैं, वेस्ट के हैं, ईस्ट के हैं तो उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नॉर्थ इंडिया में प्रायोरिटी नहीं मिलती। उसके पीछे रीजन ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं
वो वैसे तो बहुत जेन्युइन है, लेकिन पढ़ाई करने में कम बिलीव करते हैं। ठीक है। वहां जाके डॉलर्स के पीछे भागते हैं, स्टडी नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज चेंज कर लेंगे, तो इस कारण से वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो यूनिवर्सिटी देखना चाहती है कि बच्चा जिस बोर्ड से पढ़ा है वो बोर्ड कौन सा है। 10वीं के बाद उसने 12वीं कब की है, 10वीं और 12वीं में कोई गैप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इधर सीबीएसई बोर्ड था, उसके बाद उन्होंने स्टेट बोर्ड ले लिया। तो यूनिवर्सिटी पूछती है वाई आपने ये जो बोर्ड चेंज किया वो क्यों चेंज किया है। कोई स्टेट बोर्ड से सीबीएसई में आ जाए तो पॉजिटिव की तरफ जाता है, और बट सीबीएसई या आईसीएसई से स्टेट बोर्ड की तरफ चला जाए तो वो नेगेटिव लेते हैं इस चीज को। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे बच्चों के वीजा नहीं लगते, लेकिन ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है, वो मानते हैं। और कहीं थोड़ी बहुत इस बात में लिटिल बिट सच्चाई भी है। फिर वो देखते हैं कि इसका कोई गैप तो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट 10वीं और 12वीं में गैप लेके आ जाते हैं, जहां सिर्फ 10वीं के बाद 12वीं में 2 साल ही होनी चाहिए, कुछ 3 साल 4 साल में लेके आते हैं। करते क्या है बच्चे कि अपना मेडिकल ले लिया, या फिर क्या नाम है नॉन मेडिकल ले लिया, या कॉमर्स भी ले लिया, उसमें फेल हो जाते हैं, या नंबर कम आ जाते हैं, या कंपार्टमेंट आ जाता है। 90% ऐसे ही रीजन रहते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि भाई अपना आर्ट्स की तरफ चले गए, ठीक है, या बोर्ड चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से 2 साल से 3 साल पे चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर बच्चे बताते हैं जी मेरे को मेडिकल एक रीजन था, जो कि एक वास्तव में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट झूठ बोलते हैं, जो कि गलत है। तो बट अगर आपके पास जेन्युइन रीजंस हैं, वो जेन्युइन रीजन आप देंगे यूनिवर्सिटी को और एम्बेसी को, तो डेफिनेटली आपका वीजा भी लगेगा। मुझे आज भी याद है कि ये थोड़ा सा लेंथी जाएगा बहुत, बट जरूरी है। मेरे पास एक चंडीगढ़ में स्टूडेंट आता है अमृतसर ब्रांच से, उसने 10वीं सीबीएसई बोर्ड से की, 12th उसने स्टेट बोर्ड से की। तो यूनिवर्सिटी ने पूछा भाई तूने स्टेट बोर्ड से की है तो मुझे नहीं लगता कि यू आर द बोनाफाइड स्टूडेंट। देन मैं स्टूडेंट के पास वापस गया, मैंने स्टूडेंट से पूछा भाई व्हाई यू चेंज द बोर्ड। तो उसने बताया कि मेरे फादर की जहां पोस्टिंग हुई वहां पे कोई भी सीबीएसई बोर्ड स्कूल नहीं था। तो स्टूडेंट्स की ये डिक्लेरेशन के कारण बच्चे का वीजा मतलब एडमिशन भी हुआ, और आज वो बच्चा शायद सेटल भी हो चुका है ऑस्ट्रेलिया में, अच्छे लेवल पे उसकी स्टडी भी कंप्लीट हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर बच्चे के पास ऐसे जस्टिफिकेशंस हैं, और होते हैं कहीं ना कहीं बच्चों के पास, बच्चे बट बता नहीं पाते ये चीजें, तो ये तो जेन्युइन रीजन था, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप जिस एरिया में रह रहे, अगर कोई वहां पे अगर कोई सीबीएसई स्कूल नहीं है, बोर्ड स्कूल नहीं है, तो प्रॉब्लम है ना। लेकिन या जेन्युइन फैक्टर्स थे इस टाइप के। आप जेन्युइनली अगर प्रॉब्लम में रहे हैं, कोई रीजन रहा है, तो आप बताइए। डेफिनेटली एक बच्चे का कंपार्टमेंट आ गया, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं या कंपार्टमेंट आ जाता है तो वो हाइड करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एम्बेसी और यूनिवर्सिटी हमेशा होनेस्टी पे वेलकम करती है। अगर आप बताएंगे कि यस सर मेरा क्या नाम है कंपार्टमेंट आया था, लेकिन मैंने उसके बाद अपने आप को प्रूव किया है, तो डेफिनेटली। बट ऐसा ना हो कि मैथ में 44 नंबर थे और दोबारा उसने पूरे 1 साल इंप्रूव की, उसके 48 या 50 या 55 आए, तो वो इंप्रूवमेंट नहीं है। 44 के 64 या 74 होने चाहिए, तभी एफर्ट्स दिखते हैं। ठीक है। और दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेडिकल या नॉन मेडिकल से आर्ट्स पे चले गए, तो वहां तो पक्का डाउट पे आता है कि भाई आपने 12th में नॉन मेडिकल लिया या मेडिकल लिया, लेकिन आप फेल हो गए, फिर आप आर्ट्स की तरफ भाग गए। तो वो एक रीजन है कि यस यू आर नॉट द जेन्युइन स्टूडेंट, कि आप एक जो आपने मेडिकल या नॉन मेडिकल लिया या कॉमर्स लिया उसमें आप फेल हो गए, इट मींस यू आर नॉट द बोनाफाइड स्टूडेंट, यू आर नॉट द जेन्युइन स्टूडेंट, योर इंटेंशन इज नॉट टू स्टडी देयर, क्योंकि आपने इजी सब्जेक्ट की तरफ गए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन आता है कि भाई आपने यहां जीटी की बात चल रही है, आपने यहां तो नॉन मेडिकल ले लिया 12th में, परसेंटेज भी अच्छी ले ली। हमारे यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो लगा देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अब गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कहेंगे चल यार अब मेडिकल वाला बच्चा तो क्या करेगा, इंजीनियरिंग करेगा या बीएससी नॉन मेडिकल करेगा, लेकिन वो ना करके वो बीए की तरफ डाल देते हैं कि यार बीए कर, सब्जेक्ट इजी है, साथ साथ में अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर। उधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते करते बच्चा इतना थक जाता है, क्योंकि इंडिया में जॉब्स के नाम पे तो आपको पता ही है कि कितना मतलब बहुत बड़ा टफ टास्क है आज की डेट में इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लेना। तो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, तब सोचते हैं कि यार मैं अब्रॉड चला जाऊं,
और तब तक बहुत लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि उसने बीए की तो यूनिवर्सिटी फिर यार एक सीबीएसई वाला मतलब एक नॉन मेडिकल वाला बच्चा या मेडिकल वाला बच्चा बीए क्यों कर रहा है, तो वहां कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं दिखती, रिलेवेंसी चली जाती है। फिर बच्चा क्या करता है कि बैचलर कर ली, चाहे वो किसी भी फील्ड में की, फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिर तैयारी कर रहा है, इधर से कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगाए, उसका कहीं पे सिस्टम बना नहीं, देन नाउ ही इज ट्राइंग टू मूव अब्रॉड। तो अगेन आप इस इंडिया में आप फेलियर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, आपने कुछ किया नहीं है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, लेकिन 1-2 साल तक तो ठीक है, आपने 5-5 7-7 साल की, और उसके बाद आप सोचते हो कि अब्रॉड चले जाएं, तो भी प्रॉब्लम है। तो जीटी में आता है कि भाई आपकी एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए, रिलेवेंट फील्ड में होनी चाहिए, 1 साल से ज्यादा गैप ना हो, गैप है तो गैप में आपने रिलेवेंट फील्ड में काम किया हो तो बनता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 5 साल का गैप है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है तो आपका वीजा नहीं आएगा या स्टडी परमिट अप्रूव नहीं होगा। पॉसिबल है, अप्रूव हो सकता है, बशर्ते कि आप अच्छे तरीके से सारे के सारे अगर एविडेंस देंगे तो, बट कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी बात है एजुकेशन में, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपनी 12th या बैचलर के साथ आते हैं, उनके पास मेजर सब्जेक्ट ही नहीं होते। मेजर वैसे 90% मार्क्स हैं, लेकिन मेजर सब्जेक्ट 1 या 2 है। तो मोस्टली जो एजुकेशन प्रोवाइडर, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज और इवन की इमिग्रेशन जो देखती है कि स्टूडेंट की जो एकेडमिक है वो बहुत सॉलिड होने चाहिए, उनके पास मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बच्चा म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इसको मैं 90 लेके और अपना स्कोर अच्छा बना लेता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं स्टूडेंट आता है, बच्चे ने 2021 में 12th की और परसेंटेज ठीक थी, उसके बाद पीटी स्कोर भी ठीक था। 21 के बाद मैंने पूछा कि आपने क्या किया, क्योंकि 2 साल प्लस का गैप 2 साल का गैप होने वाला है। तो बोला कि मैं 12th उसके पास कॉमर्स बैकग्राउंड थी, और कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद बोला आईटीआई में मैकेनिकल कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा ये क्या भाई, तूने 12th की है कॉमर्स से तो गो फॉर बीकॉम और बीबीए, तो तूने कोई सब्जेक्ट ऐसा मतलब मेडिकल वाला, नॉन मेडिकल वाला कोई सब्जेक्ट ऐसा पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे करेगा, कैसे पढ़ेगा, कैसे आप तो अपनी आईटीआई जो मैकेनिकल का डिप्लोमा कंप्लीट करेगा। और कल ने कंप्लीट तेरा हो भी जाता है, तो जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होंगे एम्बेसी को, तो उसको हम क्या बताएंगे कि जी आप कॉमर्स बैकग्राउंड से मैकेनिकल की तरफ जा रहे हो, तो मतलब आपकी एजुकेशन में कंसिस्टेंसी तो है नहीं। तो यहाँ इस टाइप के स्टूडेंट्स भी आते हैं कि प्रीवियस कुछ एजुकेशन ले ली और उसके बाद ये गैप फिल करने के चक्कर में इस टाइप के डिप्लोमास कर रहे हैं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। एक क्या नाम है, इस टाइप की जो बच्चा अपनी फील्ड चेंज कर लेता है या फिर मेजर सब्जेक्ट, ये भी बहुत बड़ा इशू है। ओके, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ रिजेक्शन ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। और किहड़े पहलू ने सर जीटी दे? देखो जीटी में बहुत बड़ी स्ट्रिक्ट चीजें हैं, ठीक है, जिसमें एकेडमिक की मैं बात कर चुका हूं, और मैं फिर भी एक बड़ी स्पीड से इसी पे मैं बोलना चाहूंगा कि आपकी 10th और 12th में कोई गैप ना हो, गैप हो तो उसमें जस्टिफिकेशन हो, प्लस में बोर्ड आप ज्यादा चेंज ना करें। हाँ, आप स्टेट बोर्ड से सेंट्रल बोर्ड की तरफ जा सकते हैं, बट सेंट्रल बोर्ड से स्टेट की तरफ ना आए, क्योंकि ऐसा माइंड सेट हो रखा है। दूसरा, आपके लास्ट एजुकेशन के बाद ज्यादा गैप ना हो, मेजर सब्जेक्ट्स आपके पास होने चाहिए, मेजर सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, और ये अगर चीजें आपकी एजुकेशन में है तो डेफिनेटली आपको मतलब एजुकेशन पार्ट पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एकेडमिक के बाद पे। और आगे जब आप कोर्स ले रहे हैं वो रिलेवेंट प्रोग्राम ले और प्रोग्रेसिव, मतलब यहाँ 12th पास है तो गो फॉर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री या डिप्लोमा या डायरेक्ट बैचलर, ठीक है। दूसरी बात आती है कि भाई आपका गैप मैं वैसे कवर कर चुका हूं, गैप वाली बात आती है, 1 साल का गैप चल जाता है, 1 साल से ज्यादा गैप है तो गैप का एविडेंस देना होगा। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है 12th के बाद डिप्लोमा लेके आ जाता है। डिप्लोमा सबको पता है, ये डिप्लोमा प्राइवेट डिप्लोमाज हैं, और इसके लिए बच्चों ने, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन का जो कल्चर है ना वो ऐसा है कि जो 12th वाला बच्चा है चाहे तो वो आईटीआई की तरफ जाएगा या वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की तरफ जाएगा, ये या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिग्री की तरफ जाएगा। बट बच्चा क्या करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, बिजनेस का डिप्लोमा, आईटी का, कंप्यूटर का डिप्लोमा, इस टाइप का डिप्लोमा ले आते हैं। एम्बेसी को सबसे पहले पता है, ये चीज पता है कि बच्चे ने ये मैनेज किया, तो डोंट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। मैं यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को अगर भेजना चाहते हैं अब्रॉड में
तो पूरी प्लानिंग के साथ चलें, उसकी 12th में ही अच्छे उसकी परसेंटेज के लिए काम करें, मेजर सब्जेक्ट के अपने ध्यान रखें कि मेजर सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लें, और जब तक उसकी 12th क्लियर हो तब तक उसका पासपोर्ट हाथ में हो, और जब तक उसका रिजल्ट आए तब तक उसके हाथ में आईएलटीएस या पीटी या टफल का स्कोर हाथ में हो, ताकि गैप ना पड़े। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते रहते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद आईएलटीएस स्टार्ट करते हैं, और मैंने कहा कर क्या रहे थे, बोले कुछ नहीं कर रहा था जी। तो मैंने कहा पंचवर्षीय योजना बना रहे हो क्या? दूसरा मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी लिटिल बिट डाउट लगता है कि भाई कल न बच्चे का वीजा रिजेक्ट हो सकता है या आपका आइडिया ड्रॉप हो सकता है बाहर भेजने का, तो साथ साथ में इंडिया में बच्चे का एडमिशन करा दें, और वो भी रेगुलर। डिस्टेंस एजुकेशन की उस तरीके से कोई वैल्यू नहीं है अब्रॉड को लेके। आप रेगुलर, वो भी अगर 12th आपके पास नॉन मेडिकल है तो इंजीनियरिंग फील्ड, मेडिकल है तो मेडिकल से रिलेटेड, चाहे वो नर्सिंग हो सकती है या फिर बीएससी मेडिकल हो सकती है या कोई और इस टाइप की एजुकेशन हो सकती है। बच्चा कॉमर्स वाला है तो बीकॉम या बीबीए इस टाइप से हो सकता है। सो प्रदीप सर, जीटीच ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ जीटी ਦਾ? फंड की बात करें, क्योंकि फंड एक बहुत बड़ा मैटर है। 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर, ये बच्चे को दिखाना पड़ेगा अगर बच्चा सिंगल जा रहा है। अगर स्पाउस साथ है तो उसकी लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर, अगर बेबी साथ है तो उनकी स्कूल कॉस्ट, अगर बच्चा 5 साल या उससे बड़ा है, और उनकी लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयरफेयर दिखाना होता है। अब ये पैसे हाई कमीशन चाहती है कि भाई इजिली असेसेबल हो। अब इजिली असेसेबल का मतलब ये है कि भाई जिस अकाउंट में वो पैसे उस अकाउंट में फ्लो होना चाहिए, पूरी उसकी एक हिस्ट्री होनी चाहिए डेबिट और क्रेडिट की। बट हम नॉर्थ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि एक बार हैवी अमाउंट डाल देते हैं और वो भी मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैश रखते हैं बच्चे या पेरेंट जो रखते हैं वो अकाउंट में नहीं रखते, वो कैश रखते हैं, अपनी प्रॉपर्टी में दे दिया या इधर उधर रिश्तेदारों में दे दिए, इस टाइप की सिचुएशन चलती है, कमेटियां डाल ली, ऐसे मतलब जो भी लोग करते हैं। हाँ। तो हाई कमीशन देखता है कि भाई फंड जो बच्चा दिखा रहा है वो मैनेज किया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है रिफ्यूजल का। तो भाई वो कहते हैं कि इजिली असेसेबल हो, रियली असेसेबल पैसा हो, लेकिन मैनेज किया हुआ ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप अपने बच्चों को बाहर भेज दें, अभी आपका बच्चा 11th में हो गया है, 12th में हो गया है, 12th कर भी ली है, तो प्लीज आप हर एक फैमिली के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज दें। आप प्लीज वो पैसे अकाउंट में डाल के रखें। अकाउंट में आप डाल के रखेंगे, गवर्नमेंट को थोड़ा टैक्स दो ताकि देश का भी भला हो, और साथ साथ में आपका भी एक तरह से पता लगे कि यस डेफिनेटली आप एक जेन्युइन पर्सन हो, एक अच्छी अर्निंग वाले पर्सन हो। तो आप कैश मत रखिए, अकाउंट में रखिए, इधर उधर बाहर मत रखिए। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हैप्टी अमाउंट ना हो, अगर हैप्टी अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है तो उसका सोर्स मांगते हैं वो लोग। ठीक है। तो सोर्स होना चाहिए कि किस सोर्स से पैसा ये आया। ठीक है। तो यहाँ पे 3 महीने पुराने एक जेन्युइन यूनिवर्सिटीज बोलती हैं और कॉलेज बोलते हैं कि 3 महीने पुराने, कहीं हाई कमीशन ने लिखा कि 3 महीने पुराने पैसे होने चाहिए। ठीक है। साथ साथ में वो पैसा भी अगर आपके पास जेन्युइन अपना है तो प्लीज एकदम मत डिपॉजिट करें, कुछ उसकी एफडी करा दे, कुछ सेविंग में रख दे। ठीक है, इस टाइप से वो पैसा रखे। ओके। और हैप्टी अमाउंट रखते हैं तो डेफिनेटली एम्बेसी पूछ ही लेगी ये पैसा आया कहाँ से, चाहे आपने अपने रिश्तेदार से उठाया हो या आपने कमीशन एजेंट से लिया हो या हो सकता है आपके पास पुराना भी पड़ा हो। तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से पैसे को मैनेज करें। नेक्स्ट बात आती है, अगर आपके पास करंट का पैसा भी है तो दे वांट द सोर्स। आपकी प्रॉपर्टी सेल हुई तो सेल डीड होनी चाहिए, गाना नहीं चलेगा। सेल डीड होनी चाहिए। और सेल डीड मतलब मैंने प्रॉपर्टी बेची जिस पर्सन के नाम, तो आज उसके नाम रजिस्ट्री होनी चाहिए। तो पुरानी मेरे नाम थी तो मेरे नाम की फोटोकॉपी होनी चाहिए। फिर उसमें जितना पैसा लिखा हुआ है उतने पैसे की वो रजिस्ट्री हो। ठीक है। और इसके अलावा वो पैसा कंटिन्यू अकाउंट में हो। अब क्या करते हैं कि जी हमारी प्रॉपर्टी बिकी थी, मैं ठीक है जी चल जाएगा, आप सैलरी दीजिए चल जाएगा। जो तो पैसा निकाल लिया, हमने यूज कर लिया, आप दोबारा डाल देते हैं। भाई जब निकाल लिया तो उसको तो सोर्स खत्म हो गया ना। आप 4 महीने 3 महीने बाद कह रहे हैं कि हमने तो ना रिश्तेदार को जो थी उसको दे दिया। सर दे दिया आपने, लेकिन आज तो वो पैसा है नहीं। ठीक है। आपने वो पैसा डाला अकाउंट में, जब आया आपके अकाउंट में तो उसका सोर्स है आपके पास, प्रॉपर्टी आपकी सेल्ड हो। ठीक है, आपने किसी को दे दिया तो खत्म होगी उसका सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि भाई आपके पास कोई इंश्योरेंस थी, वो आपकी मैच्योर या सरेंडर होगी। ठीक है।
आपका कोई प्रॉपर्टी एक्वायर हुई है तो उसका पैसा हो, पीएफ में पैसा था वो निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, कोई रिटायरमेंट का पैसा आया वो चल जाएगा, आपने शेयर थे शेयर बेच दिए, तो करंट का पैसा विद सोर्स चल जाएगा, ठीक है, लेकिन सोर्स होना जरूरी है। ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट बात आती है कि जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं उन स्पॉन्सर की एनुअल इनकम आईटीआर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके। अब होता क्या है, आईटीआर है क्या, इनकम टैक्स रिटर्न। होता क्या है, हम कोई न कोई किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, चाहे कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, राइट, कोई बिजनेस कर रहा है छोटा, कोई बड़ा कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो कोई डेयरी फार्मिंग का काम कर रहा है जी। आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी रिटर्न भरनी जरूरी होती है, इनकम टैक्स रिटर्न। चाहे आप 1 रुपया कमा रहे हो, चाहे आप 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हो, आप उसकी इनकम टैक्स रिटर्न भरिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फैमिली आती है कि जी हम तो ना एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट मतलब हम उस सैलरी, हमारी सैलरी तो कम है, टैक्सेबल बनती नहीं। गवर्नमेंट कब बोलती है कि टैक्सेबल हो तब थोड़ी भरी जाए, तब तो भरी जाएगी, टैक्सेबल नहीं हो तब भी भरो। दिखाइए आपकी जो इनकम है, आपकी 15,000 रुपये पर मंथ सैलरी है तब भी आप दिखाइए, आपकी 50,000 रुपये सैलरी तब भी दिखाइए, आपकी लाख रुपये सैलरी है या इनकम है तब भी दिखाइए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 1 रुपया कमा रहे हो चाहे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न होनी जरूरी है। आप एग्रीकल्चरिस्ट है तो सीधा इनकम सर्टिफिकेट या आईटीआर हो सकती है, आप डेयरी फार्मिंग के बिजनेस में आईटीआर, आप किसी और बिजनेस में है तब आईटीआर, आप प्राइवेट जॉब करते हैं तब आपकी आईटीआर, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तब आपके फॉर्म 16 और आईटीआर। इनकम टैक्स रिटर्न होनी जरूरी है। इसके पीछे रीजन क्या है, एम्बेसी जानना चाहती है कि भाई बच्चा पढ़ने जा रहा है 2 साल 3 साल 4 साल के प्रोग्राम में, 1 साल के तो फंड दिखा दिए, राइट, व्हाट अबाउट नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कैसे आप मैनेज करोगे, आप जो वहां काम कर रहे हो ड्यूरिंग स्टडी उस पे, उससे आप उस पर रिलाई नहीं हो सकते, उससे आप खाने पीने का मैनेज कर सकते हो, उससे आप नेक्स्ट ईयर की फीस नहीं निकाल सकते हो। दैट्स द रीजन दे वांट टू नो कि आपकी फैमिली की रीपे कैपेसिटी क्या है, और रीपे कैपेसिटी पता लगती है फैमिली की एनुअल इनकम। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आपको स्पॉन्सर कोई भी कर रहा हो, आपका दादा कर रहा है, दादी कर रहे हैं, आपके भाई बहन कर रहे हैं, आपके नाना नानी कर रहे हैं, कोई और स्पॉन्सर कर रहा है क्लोज रिलेटिव, तब भी आपके मम्मी पापा की आईटीआर होनी जरूरी है। इनकम टैक्स रिटर्न कम से कम 8-10 लाख रुपए की इनकम टैक्स रिटर्न होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पॉन्सर कौन कौन कर सकते हैं, एक कोई स्पॉन्सर का जी 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 वैसे तो कहीं नहीं लिखा है कि भी कोई भी कि कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम और इवन के यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन प्रोवाइडर्स और इवन के एम्बेसी भी, मतलब जो पॉजिटिव मानती है वो मानती है कि स्टूडेंट के पेरेंट्स हो या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हो, दादा दादी, या उसके मैटरनल पेरेंट्स हो, नाना नानी, उसके भाई बहन हो, या वो खुद सेल्फ हो, ये लोग स्पॉन्सर करें तो ज्यादा बेटर है। 20-30% क्लोज रिलेटिव भी कर सकते हैं। क्लोज रिलेटिव में अंकल आंट कजन सब आ जाते हैं। अंकल आंट की डेफिनेशन यहाँ पे मामा मामी भी है, चाचा चाची भी है, ताऊ ताई भी है, बुआ फूफा भी है, तो ये लोग भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, बट 25-30% इससे ज्यादा, क्योंकि हाई कमीशन जानती है कि उनकी अपनी भी औलाद है, उनके अपने भी बच्चे हैं, उनको उनका भी करना है, वो आपके लिए करेंगे तो वो अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे, राइट, हाँ, क्योंकि बट एक्सेप्शनल कुछ भी पॉसिबल है। ओके, तो ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, अदरवाइज फैमिली फ्रेंड भी कर सकता है। तो बट देखना होता है कि भाई सर्कमस्टांसेस क्या है, पूरे एविडेंस देने होंगे, बताना होगा कि ये स्पॉन्सर क्यों कर रहा है। इसके बाद आती है आप पे कि एजुकेशन प्रोग्रेसिव हो और रिलेवेंट हो। ओके, और वो रिलेवेंट आपकी प्रीवियस एजुकेशन या प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है। ओके, इसके अलावा आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। ठीक है, आपका पहले कहीं वीजा रिजेक्ट तो नहीं हुआ? ठीक है, रीजंस क्या है? आप कभी ऑस्ट्रेलिया तो नहीं गए? ऑस्ट्रेलिया गए तो कहीं वहां आपने पीआर डालने की कोशिश तो नहीं की? आपने वहां पे पढ़ाई कंप्लीट करी या नहीं करी? ओके, ये बहुत मैटर करता है। साथ साथ में आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, व्हाई ऑस्ट्रेलिया, व्हाई पर्टिकुलर दिस कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स। सेम कोर्स इंडिया में अवेलेबल है तो आप 5 गुना ज्यादा क्यों देना चाहते हैं? आप यूके क्यों नहीं जाना चाहते? आप यूएस क्यों नहीं पढ़ना चाहते? ऑस्ट्रेलिया ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पर्टिकुलर यही स्टेट क्यों? दूसरे स्टेट भी तो हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही यूनिवर्सिटी क्यों? और भी तो यूनिवर्सिटीज है। आउटकम की बात आती है तो आउटकम में वो जानना चाहते हैं कि भाई जो आप कोर्स करेंगे, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद जब आप अपने अपने कंट्री इंडिया में आओगे या किसी और कंट्री में जाओगे, तो उससे आपका किस टाइप की जॉब मिलेगी, किस टाइप का आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, दे वांट टू नो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे यहाँ कल्चर क्या है,
मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एसओपी खुद नहीं लिखते, वो कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। राइट। और स्टूडेंट्स की, हर एक स्टूडेंट की अपनी स्टोरी होती है। एम्बेसी जानना चाहती है कि वो स्टूडेंट्स अपनी स्टोरी उस एसओपी में डालें। ठीक है। वो नहीं चाहते कि भी आप बहुत हाई फाई एसओपी बनाए। ठीक है। वो चाहते हैं कि जो भी आप लिख रहे हैं वो हार्टली, दिल से लिखें, और अपनी अपनी जो सराउंडिंग जो सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए वो लिखें। ओके। अब कोई एक एसओपी राइटर या कोई कंसल्टेंट उसकी एसओपी लिख रहा है, उसको थोड़ी पता है कि भाई उस स्टूडेंट्स की पर्सनल स्टोरी क्या है, वो क्यों कन्विंस हुआ उसके लिए पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसका आउटकम क्या होगा, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की यहाँ प्रॉब्लम है, और जो रिफ्यूजल्स आते हैं उसके पीछे रीजन यही है कि एसओपी लिखी जाती है बड़ी हाई फाई और स्टूडेंट से कहीं भी कोरिलेट नहीं होती। आप बताइए ना, आप नर्सिंग करना चाहते हैं, आप बताइए ना नर्सिंग ऑस्ट्रेलिया से क्यों करना चाहते हैं। माइट भी आपके रिश्तेदारी में कोई नर्स हो, माइट भी आपकी मदर नर्स हो, माइट भी आपका हेल्थ से रिलेटेड कोई ऑलरेडी कुछ मतलब संबंध रहा हो, माइट भी आप किसी नर्स से, किसी हेल्थ सेक्टर के किसी पर्सन से आप कन्विंस हुए हो, ठीक है, आप इन्फ्लुएंस हुए, बताइए उसकी स्टोरी। आप सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना चाहते हैं, आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, आप बताइए ना कि आप उससे कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। माइट भी आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो, माइट भी आपका कोई ऐसा बिजनेस हो कि भी वो बिजनेस करके व्हेन यू विल बी बैक टू इंडिया तो उस बिजनेस को और अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। तो ये सारी की सारी मतलब आपकी पर्सनल स्टोरी होनी बहुत जरूरी है कि ऑस्ट्रेलिया आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, उसका पढ़ने के बाद उसका आउटकम क्या होगा। जब से दोस्तों आप अपना दिल से लिखना शुरू कर दोगे ना, अपने हाथ से हैंड रिटन या अपने हाथ से अपने विचार डालना शुरू कर दोगे, ठीक है, आपका वीजा लग जाएगा, आपकी जीपी अप्रूव हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि आप कंसल्टेंट पर डिपेंड होते हैं, आप एजेंट पर डिपेंड होते हैं, एसओपी राइटर तो भाई कॉपी पेस्ट ही मारेंगे, उनको नहीं पता आपकी घर की प्रॉब्लम क्या है, आपकी स्टोरी क्या है, आपके सपने क्या है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि भाई आप प्लीज अपने हाथ से हैंड रिटन या फिर आप टाइप करके एसओपी दें, ठीक है। वी बीइंग ए कंसल्टेंट उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वी कैन रेक्टिफाई, ठीक है, बट आपके सपने तो आपके हैं ना। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा वर्क करेंगे डेफिनेटली आपकी जीटी क्लियर होगी, जीटी क्लियर होगी तो आपका वीजा भी आएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।